हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का Way2BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यदि आपको अदर जानकारी या डिस्कशन कुछ करना है प्रश्नों का, तो भी आप Way2BHU टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग Way2BHU चैनल पर शाम में 9 से 10 रिवीजन इस समय क्लास चल रही है। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से रिवीजन का भी कार्य कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला आज का, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय दिया है। तो बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय स्टोनबर्ट ने और कोहलमैन ने 1912 में दिया था। और इसका जो सूत्र है वो है IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ, PGT में भी आया हुआ है और MN एजुकेशन MA की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है, विचलन का प्रयोग, विचलन डिवीजन ऑफ IQ का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये सर्वप्रथम वेस्लर ने इसका प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परीक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो परीक्षा शब्द का अर्थ परितः दृष्टा अर्थात चारों तरफ देखना होता है। परीक्षा प्राचीन काल में अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था और औपचारिक रूप से यह चीन में पहली बार शुरू हुआ था। अब आते हैं, जब हम लोग टेस्ट करते हैं IQ, तो उसमें कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, तो उनका यहाँ पर वर्णन किया गया। जैसे कि बेसल आयु, ये पूछा हुआ था कि बेसल आयु क्या होता है। तो बेसल आयु जहाँ एक छात्र पूरा प्रश्न टेस्ट का कर लेता है, तो वो बेसल आयु कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी टेस्ट है, मान लीजिए कोई एक टेस्ट है, उसमें छात्र क्वेश्चन करते करते जाता है, तो मान लीजिए वो 5वें तक रुकता है, क्वेश्चन 5वें तक पहुंचता है, जहां तक वो पूरा प्रश्न हल कर पा रहा है, तो वो उसकी बेसल आयु होगी। अगला है कि क्रेडिट आयु, जहाँ बेसल आयु खत्म होती है तथा अन्य क्वेश्चन को वो हल कर ले, तो वो क्रेडिट आयु होती है। जैसे कि हमने ये बताया कि एक टेस्ट था, वो 5 तक जब हल कर लिया पूरा 1 2 3 4 5, तो ये इसकी बेसल आयु हुई। इसके अलावा वो 6 नहीं कर पाया, 7 नहीं कर पाया, 8 कर लिया, तो 8 जो करेगा ये क्वेश्चन उसकी क्रेडिट आयु हो जाएगी। और टर्मिनल आयु, छठा है टर्मिनल आयु। टर्मिनल आयु वह होती है जहाँ तक के प्रश्न वह हल नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ 5 तक बेसल आयु था, ये 8वां क्रेडिट आयु, जो अन्य क्वेश्चन होंगे जहाँ तक कि वो हल नहीं कर पा रहा है, वो उसकी टर्मिनल आयु होगी। 7वां है स्टैंडर्ड स्कोर, मानक प्राप्तांक। अब मानक प्राप्तांक क्या होते हैं। तो मानक प्राप्तांक वह संदर्भ बिंदु होता है जो तुलना करने योग्यता होता है। ये एक मानक बिंदु, एक मानक स्कोर एक कसौटी के समान होते हैं, जिसके आधार पर डेटा को कसा जाता है। संदर्भ बिंदु के अभाव में कोई प्राप्तांक अर्थहीन हो जाते हैं। यदि कोई संदर्भ बिंदु नहीं होती तो ये नहीं पता चलता कि वो उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि एक बच्चे ने 90 नंबर प्राप्त किया, तो 90 नंबर कितने में से प्राप्त किया यह नहीं ज्ञात होने पे उस 90 नंबर में वो 90 नंबर कितने में से लाया, 150 में से लाया, 500 में से लाया, 1000 में लाया, कितने में लाया या 100 में लाया, तो वो वहाँ पे कुछ आपके संदर्भ बिंदु होंगे, उसी के आधार पे उसकी व्याख्या की जा सकती है। इसलिए संदर्भ बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। 8वां है जेड प्राप्तांक। तो जेड प्राप्तांक क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो जेड प्राप्तांक जो होता है, ये एक मानक प्राप्तांक प्राप्त करने का तरीका है। इसमें जेड प्राप्तांक का जो सूत्र है वो है जेड बराबर x माइनस m अपॉन सिग्मा, जहाँ पे x जो है वो रॉ स्कोर होता है और m मध्यमान और सिग्मा मानक विचलन होता है। इसके आधार पे हम लोग MPC वाले क्वेश्चन जो हल करते हैं उसमें भी ये जेड का प्रयोग होता है।
तो अब जानते हैं, अभी पिछले साल 2019 में पूछा था कि जेड प्राप्तांक टी का वो पूछा था उसमें, तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि जेड का मध्यमान बिंदु क्या होता है। तो आपका ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे 0। और वो पूछ लेगा कि जेड प्राप्तांक का मानक विचलन क्या होता है, तो ये 1 होता है मानक विचलन। और उच्चतम इसका प्राप्तांक जो होता है +3.0 होता है, और फिर उसके बाद निम्नतम प्राप्तांक -3.0 होता है। और इसमें जो है जब जेड स्कोर प्राप्त करते हैं तो इसमें माइनस में भी बच्चे का अंक जा सकता है और दशमलव में भी जा सकता है, जिसके कारण इसी समस्या को दूर करने के लिए टी टेस्ट आया था कि बच्चे का नकारात्मक ना आए और दशमलव ना आए। ठीक, तो अब जब एनपीसी को हल करते हैं तो जेड प्राप्तांक को एनपीसी पे भी प्लॉट किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा बेस हो गया, फिर इसके ऊपर ये हो गया हमारा कर्व, इसके बाद बीच में यहाँ पे 0 आएगा, जब इसका मध्यमान जो है 0 आएगा, और ये इसका मानक विचलन जो है 1 आता है, हमेशा मानक विचलन 1 आता है। तो इस साइड में +1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा होते हैं, इधर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा होता है। तो इस तरीके से जो उच्चतम प्राप्त है वो प्लस और -3 है, और निम्नतम प्राप्तांक ये जो है निम्नतम प्राप्तांक -3 है। यहाँ पे हमने देखा कि उच्चतम प्राप्तांक +3 सिग्मा है और निम्नतम प्राप्तांक -3 सिग्मा है। अगले पे बढ़ते हैं टी प्राप्तांक। टी प्राप्तांक जो ये स्टैंडर्ड स्कोर की मानक है, तो टी प्राप्तांक के सबसे पहले प्रणेता कौन है, तो ये थॉर्नडाइक व टर्मन है। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है कि 50 + 10 और यहाँ पे जे भूल गए, जेड होगा। तो इस तरीके से जब हम इसको हल करते हैं, जब इसको विस्तारित करते हैं, तो ये हो जाएगा टी बराबर +50 + 10 - सिग्मा m मध्यमान अपॉन सिग्मा। तो इस तरीके से ये इसका हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे जेड रहना चाहिए, जेड भी ऐड होगा यहाँ पे। अगला है जब इस टी स्कोर को जब हम लोग वो विस्तारित रूप देखेंगे, तो यहाँ पे मध्यमान टी स्कोर का हमेशा जो है 50 होता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला वाला जो मध्यमान पूछा था कि मध्यमान टी स्कोर का कितना होता है, तो ये 50 होता है। और मानक विचलन इसका कितना हो जाएगा, इसका मानक विचलन 10 हो जाएगा। इसके बाद है उच्चतम प्राप्तांक इसका कितना होता है, 80 होता है। निम्नतम प्राप्तांक इसका 20 होता है। जब इसको प्लॉट करेंगे, जैसे हमने एमपीसी पे उसको प्लॉट किया था, तो उसको देखा था कि -3 सिग्मा होता है निम्नतम, और उच्चतम +3 सिग्मा था। इसी प्रकार इसको जब प्लॉटिंग करेंगे हम लोग, तो निम्नतम यहाँ पे 20 आएगा और उच्चतम जो है 80 आएगा। 80 इसका उच्चतम प्राप्तांक आएगा। और इसका मानक विचलन हमेशा 50 रखा जाता है, मध्यमान हमेशा 50 होता है और मानक विचलन 10 होता है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग जो है दशमलव, और जो जेड स्कोर में आता है दशमलव, और फिर उस दशमलव में प्राप्तांक और ऋणात्मक उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 50 जो मध्यमान है और 10 मानक विचलन है, ये स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सी प्राप्तांक। सी प्राप्तांक में जो है 11 पैमानों पर स्थित 0 से लेकर 10 तक के 11 प्राप्तांक होते हैं। इसमें कुल मिला के 0 से लेके 11 तक ये 11 मानकों का प्राप्तांक होता है। इसका जो सूत्र होता है वो सी स्कोर बराबर 5 + 2z होता है। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये 50 + 10 जेड था, यहाँ जेड छूट गया है। इसी प्रकार यहाँ पे 5 + 2z होगा, जिसमें कि सी प्राप्तांक का मध्यमान जो होगा वो 5 हो जाएगा। और उसके बाद मानक विचलन 2
और उच्चतम प्राप्तांक 10 और निम्नतम प्राप्तांक 0 होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ 0 से 11 तक की संख्या लिखी, तो यहाँ पे 0 हमारा निम्नतम प्राप्तांक है, उच्चतम हमारा 11 प्राप्तांक हो गया। इसका मानक विचलन हमेशा 2 आएगा और इसका जो मध्यमान होगा वो हमेशा 5 होगा। जैसे कि टी स्कोर में 50 था और मानक विचलन इसका 10 था, इसी तरीके से ये है। क्वेश्चन नंबर 11वां इसमें है, अगला पॉइंट 11वां, नवमानक या स्टेनाइन। इसका प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसका जो सूत्र है स्टेनाइन बराबर 5 + 1.96 Z, और इसमें जो इसका मध्यमान होगा स्टेनाइन का वो 5 होगा। मानक विचलन हमेशा 1.96। उच्चतम प्राप्तांक 9 है स्टेनाइन, इसमें 9 शब्द जुड़ा हुआ है, तो उच्चतम प्राप्तांक आपका 9 हो गया और निम्नतम प्राप्तांक 1 हो गया। अब प्रतिशतांक देखते हैं। प्रतिशतांक यह बताता है प्रतिशतांक आखिर होता क्या है, परसेंटाइल क्या होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि मूल प्राप्तांकों के नीचे कितने प्रतिशत छात्रों ने अंक प्राप्त किए हैं, या यह बताते हैं कि उससे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। जैसे कि एक कोई बच्चा पा लिया 90 से कितने नीचे बच्चे हैं, ये बताता है आपका प्रतिशतांक। और इसमें जो है उच्चतम प्राप्तांक हमेशा 99 होता है और निम्नतम प्राप्तांक 1 होता है। आप बोलेंगे प्रतिशतांक, इसमें शतांक लिखा है तो 100 होना चाहिए, लेकिन इसका उच्चतम प्राप्तांक हमेशा 99 होता है। अगला है 13वां, मीन मध्यमान। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत होता है कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कोई एरिया है और इसमें डेटा बिखरे हुए हैं। जब डेटा बिखरे हुए हैं तो इसमें ये बताता है कि डेटा की केंद्र में एकत्रित होने की प्रवृत्ति कितनी है, मतलब कितना ज़्यादा केंद्र में एकत्रित है, ये इसको बताता है सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बताता है। और एक होता है विचलन। विचलन में क्या होता है कि कोई भी आंकड़ा है तो उसमें केंद्र से कितनी दूरी तक अपने डेटा को फैलाते हैं, मतलब कितनी दूरी तक ये केंद्र से विचलित है, ये बताता है हमारा विचलन। जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन, या फिर डिस्पर्जन बोलते हैं या फिर विचलन बोलते हैं। ये अपने आप को केंद्र से कितनी दूरी तक डेटा फैलाते हैं, ये चीज़ बताता है आपका विचलन। और मध्यमान में क्या बताता है कि किसी केंद्र में केंद्र में डाटा एकत्रित होने की प्रवृत्ति कितनी है। अब जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या है। मध्यमान समस्त प्राप्तांकों को प्रतिनिधित्व करता है, और सबसे बड़ी बात कि ये सबका प्रतिनिधित्व करता है। सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मुख्य चीज़ें हैं। जैसे कि पहले तो हमने बताया सेंट्रल टेंडेंसी में 3 है, मीन, मिडिल और मोड। अब इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मीन। मध्यमान समस्त प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो प्राप्तांकों योग को कुल संख्या n से भाग देने पर प्राप्त होता है। सबसे पहले जैसे कि कोई हमारे पास 2, 5, 6, 7 ये डेटा है, उसको जोड़ने पर जो अंक आएगा और इनकी संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 को जो संख्या है उससे भाग देने पर जो निष्कर्ष मिलता है वो हमारा मीन होता है। ये हमारी शॉर्ट विधि है। अब लॉन्ग मेथड में क्या होता है, इसमें इसको मीन को सिग्मा बार से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ये नेट में पूछा था कि मीन को किससे से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD/n इंटू आई। अगला इसका यूज कहाँ पे होता है मीन का, जब संपूर्ण पदों का उचित प्रतिनिधित्व करने वाला हमको एक सरल मेथड प्रयोग करना होता है, तब हम इसका मीन का प्रयोग करते हैं। अब अगला है माध्यिका या मिडिल वह मध्य बिंदु होता है जो आंकड़ों को 50 भागों में बांट देता है। आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि ऐसा वो कौन सा मेथड है जो कि आंकड़ों को 50 या आधे भाग से बांट देता है, पूर्णतः अर्ध रूप से विभाजित कर देता है, तो ये आपका मिडिल होगा। और इसका सूत्र होता है m बराबर n+1/2। इसके बाद जो इसका विस्तृत सूत्र है वो है m बराबर 1 + n/2 माइनस
क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई। इसके बाद इसका यूज कहाँ होता है मीडियन का आखिरकार? तो सबसे बड़ी बात कि जब खुले सिरे वाली श्रेणी में इसका उपयोग होता है, जब हमारे पास डेटा जो है थोड़ा सा अपूर्ण हो, जैसे कि हमको तो वहाँ पे इसका प्रयोग होगा। इसका सबसे बड़ी बात बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव है और इसमें चरम मूल्य का जो प्रभाव होता है, मतलब कि कोई नंबर है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक 5 है और एक बहुत ज़्यादा 10 है, मतलब बहुत दूर का है, चरम मूल्य है, तो उसका भी न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अगला कि आंकड़ों के अभाव में उपयुक्त है, जब हमारे पास अधूरे आंकड़े हो। सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया है कि आंकड़े जब अधूरे हो तब वहाँ पे सबसे उपयुक्त कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेथड प्रयोग होगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा वो मीडियन होगा। अगला है गुणात्मक तथ्यों में उपयुक्त होता है, जैसे कि हमने गुणात्मक कोई क्वालिटी है तो क्वालिटी को अरेंज करते हुए फिर उसको मिड से बांट सकते हैं, तो इसके लिए गुणात्मक तथ्यों के लिए मीडियन सबसे प्रमुख रूप से उपयोगी होता है। 15वां सांख्यिकी के मुख्य प्रकार या वर्गीकरण। तो सांख्यिकी के मुख्य प्रकार या वर्गीकरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं तो वर्णनात्मक सांख्यिकी या अनुमानिक सांख्यिकी, मतलब डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल सांख्यिकी होती है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? अब क्वेश्चन में पूछ दिए कि वर्णनात्मक सांख्यिकी डैश है, तो क्या है? तो वर्णनात्मक सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो होता है कि उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों का साधारण वर्णन करना, कि हमारे डेटा किस प्रकार से हैं उसका वर्णन करना सांख्यिकी वर्णनात्मक सांख्यिकी में आता है। 17वां वर्णनात्मक सांख्यिकी के उदाहरण हैं। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी कौन कौन से उदाहरण हैं? माध्य है, मानक विचलन है और सहसंबंध गुणांक, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये तीनों आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के एग्जाम्पल हैं। अगला है अनुमानिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को कहते हैं, और तो क्या कहते हैं इसको? सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक, प्रतिचयन स्टैटिस्टिक और आगमनात्मक इंडक्टिव स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को। 19वां किसने कहा? एक कोटेशन है, किसने कहा सांख्यिकी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा प्रतिदर्श आंकड़े के आधार पर जीव संख्या के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो ये किसने कहा है? ये फर्ग्यूसन ने कहा है और ये 1959 में कहा है। क्वेश्चन नंबर 20वां माध्य का मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अनुमानिक सांख्यिकी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किसका उदाहरण है? तो ये अनुमानिक सांख्यिकी का उदाहरण है। अगला है कि पूर्व कल्पना के आधार पर सांख्यिकी के भाग है। तो पूर्व कल्पना अजम्पशन के आधार पर मुख्यतः 2 भाग होता है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, प्राचलिक और अप्राचलिक। तो अब प्राचलिक जो होता है उसमें उसकी क्या क्या शर्तें हैं? तो प्राचलिक के मुख्यतः 3 शर्तें हैं। ये संख्या आपसे पूछ सकता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट के कितने एजम्पशन है? तो 3 है कंडीशन इसके। पहला कि ये जो रैंडम आपका जो डेटा हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो और उसका चयन रैंडम सैम्पलिंग विधि द्वारा हुआ हो, इसमें कोई बायसनेस ना हो, सबसे पहला बात। और दूसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, अर्थात उसे एनपीसी पे प्लॉट किया जा सके। और तीसरा है कि डेटा जो है अंतराल मापनी पर इंटरवल लेवल का हो, नॉमिनल ऑर्डिनल हो, तो इसमें ये प्राचलिक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले डेटा रैंडमली सेलेक्टेड हो, एनपीसी पे प्लॉट किया जा सके। दूसरा डेटा इंटरवल लेवल का हो। 23वां प्राचलिक सांख्यिकी के उदाहरण है। तो पैरामेट्रिक, अब इसमें तीनों एजम्पशन जो पूरा कर पाएंगे उसको पैरामेट्रिक सांख्यिकी बोलेंगे। अब पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है तो देख लेते हैं। पहला है मीन, दूसरा है टी टेस्ट, एफ टेस्ट और मानक विचलन। ये चारों जो है आपके प्राचलिक सांख्यिकी के उदाहरण कहलाएंगे। अगला है, इसमें भी
एफ टेस्ट में भी फिशर वाले में एक पैरामेट्रिक भी है, एक नॉन पैरामेट्रिक भी है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये मीन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और मानक विचलन इसके आते हैं। अगला है कि अप्राचलिक सांख्यिकी। तो अप्राचलिक सांख्यिकी को हम लोग वितरण मुक्त फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक किसको बोलते हैं? अप्राचलिक सांख्यिकी को। तो अप्राचलिक सांख्यिकी के कुछ उदाहरण तो नहीं माने जाते, पर कुछ शर्त इस पर मतलब अप्राचलिक सांख्यिकी के कुछ शर्त प्राचलिक की तरह नहीं होते, परंतु कुछ होते हैं जो कि यहाँ पे सिंपल है ये। जैसे कि इसमें डेटा जो है निरंतर है, वो कंटिन्यू होने चाहिए, और डेटा हमेशा ऑर्डिनल या कम से कम ऑर्डिनल और नॉमिनल लेवल का होना चाहिए। अब है अप्राचलिक सांख्यिकी के उदाहरण। तो अप्राचलिक सांख्यिकी के कौन कौन से उदाहरण हैं? मीडियन इसका उदाहरण है, परसेंटाइल है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड है, केंडॉल-कोटी मेथड है, और मानविटनी अप्राचलिक सांख्यिकी के उदाहरण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।